अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट, दिस इज योर क्लास ऑफ 28 अप्रैल एंड दिस इज योर टीचर इंस्ट्रक्टर फॉर द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमने लास्ट टाइम जो काम किया है वो हमने नोडल एनालिसिस कर लिया विद सुपर नोड। तो मैं यहाँ पे आपको आपकी किताब में से कुछ थोड़ी सी चीज़ें पिन पॉइंट कर दूँ कि दिस इज़ द वेरी क्वेश्चन जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द सुपर नोड टेक्निक नोडल एनालिसिस से। दिस इज टिपिकल क्वेश्चन जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। और ये सॉल्व एग्जाम्पल है तो इसका मतलब है कि आप आंसर्स भी आराम से चेक कर सकेंगे। और ये नोडल एनालिसिस की लास्ट एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है और काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाई है, होमवर्क भी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कर लें। ये सवाल कह रहे हैं कि फॉर द नेटवर्क शोन एंड फिगर दिस फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर बाय मींस ऑफ नोडल एनालिसिस। तो एक करंट, दो करंट और तीन करंट हमें मालूम करने हैं और ये जो करंट है ये ऑलरेडी नोन है। तो बस आप क्या करें, V1 को इधर VA लिया है इन्होंने, तो V1 हो गया, ये V2 हो गया, या VB हो गया, VC हो गया, और ये दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। तो दो केसेस हो सकते हैं। नोडल एनालिसिस में वोल्टेज सोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो उस वक्त होती है जब बंदे को पता ना हो कि इसको कैसे टैकल करना है। अगर आपको पता है कि कैसे टैकल करना है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम व्हेन यू जस्ट कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सेकंड टाइम तो आपको पता होता है, डायरेक्ट आप कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो वोल्टेज सोर्स है, अगर इसके अंदर से करंट लिखना आपको नहीं आता तो आप नोडल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि भाई ये जो वोल्टेज है वी है, ये एक ऐसा वोल्टेज है, ऐसी सोर्स के उस दूसरी तरफ वोल्टेज है जो कि रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस के दरमियान लगी हुई, तो आप वी को डायरेक्ट ले लें 12 वोल्ट। दैट्स इट, दिस वी इज जस्ट नो नॉट अननोन एनी मोर। और इसके बाद सिर्फ ये एक सुपर नोड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दो नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, तो इसको सुपर नोड ले लें। आप मेरी एग्जांपल करते हुए जो मैंने लास्ट टाइम सॉल्व किया उसको देखें और उसको सॉल्व करें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया दैट इज मैश करंट एनालिसिस। मैश करंट में ये बहुत सारी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है और बड़ी थ्योरी है और स्टेप्स बताए हुए हैं, लेकिन मैं इन सारे थ्योरी और स्टेप्स के जरिए से नहीं बताऊंगा आपको। ये सॉल्व एग्जांपल आप कर ही सकते हैं। मैं आपको नई एग्जांपल बताता हूँ, वो मैंने खुद सॉल्व की हुई है। सो मैं आपको तरीका बताऊंगा मैश एनालिसिस का। ये एक प्रॉब्लम है और ये एक न्यूमेरिकल है वेयर यू जस्ट वांट टू हैव वेयर यू जस्ट वांट टू सॉल्व द सर्किट। सो यहाँ पे सर्किट सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, दो चार जुमले में सर्किट सॉल्विंग के ऊपर बता दूं आपको कि सर्किट सॉल्विंग जस्ट मींस सर्किट एनालिसिस, कि किसी भी करंट जगह पे क्या करंट है और क्या वोल्टेजेस हैं इसको फाइंड आउट करना है, इसको कहते हैं सर्किट सॉल्विंग या कहते हैं सर्किट एनालिसिस। अब ये हमें मैश एनालिसिस के थ्रू करना है। दिस कैन इजीली बी डन यूजिंग नोडल एनालिसिस भी, लेकिन नोडल एनालिसिस के अंदर आप क्या करेंगे, एक नोड ये लेंगे, उसका वोल्टेज नोन हो जाएगा। एक वोल्टेज नोड ये लेंगे। अगर आप नोडल एनालिसिस में अच्छे हैं तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपको फौरन फौरन समझ में आ रही होगी। तो ये एक नोड हो जाएगी, एक नोड ये हो जाएगी और एक नोड ये हो जाएगी। तो ये वाली जो नोड है ये वोल्टेज नोन है। ये वाली नोड जो है ये वोल्टेज नोन है क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस नोड है और ये नॉन रेफरेंस नोड है ये वाली, तो ये वोल्टेज नोन हो गया, दैट इज 10 वोल्ट। और ये वाला वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट। तो दो ही वोल्टेज रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, जिन लोगों की प्रैक्टिस है वो जरा एक और बात भी समझ जाएंगे। अगर कोई इसको सिर्फ सिंगल इक्वेशन से सॉल्व करना चाहे तो भी सॉल्व कर सकता है। इन 6 ओम और 4 ओम्स के रेजिस्टेंस को डायरेक्टली 10 ओम्स के रेजिस्टेंस बना दे और फिर सॉल्व कर ले, और फिर जहां पे ये जो वोल्टेज आए ना, सॉल्व करके बाद सिंगल नोड पर एक वोल्टेज आ जाएगा, एक इक्वेशन होगी, एक वेरिएबल होगा। तो उसको आप यहाँ से पोटेंशियल डिवाइडर से ये वाला वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं, या फिर आप इसको शुरू ही से एक अलग से नोट कंसीडर करें, दो इक्वेशन बनाएं और इस तरीके से सॉल्व कर लें। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैश एनालिसिस। मैंने आपको बता दिया, अगेन रिपीट कर देता हूं कि ये वाला सवाल है आपका, सॉरी, ये वाला पीछे वाला, ये वाला सवाल है जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए एज ए प्रैक्टिस। और मैश एनालिसिस का ये वाला सवाल है जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए एज ए प्रैक्टिस फॉर द मैश एनालिसिस जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए इसके बाद। अभी मैं आपको ये वाला कराता हूँ। मैश एनालिसिस में हम करते क्या है कि हम क्लोज लूप तलाश करते हैं कि कितने क्लोज लूप हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने क्लोज लूप हैं, एक क्लोज लूप ये वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट
इसको अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो 1 मिनट के अंदर मैं आपको लिखने का ऑप्शन भी इसके अंदर लेके आ जाता हूँ, ताकि कुछ अगर लिखना हो तो लिख भी सके। सही है। तो बोर्ड की कोई रिप्लेसमेंट होती नहीं है, कन्वेंशनल क्लास का जो है, तो भी गुजारा तो करना है, तो हम पेन में ले जाते हैं इसको, और यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख के दिखा सकता हूँ। अब ये जो है ना, ये एक, ये जो पाथ है यहां से लेकर यहां तक का, ये एक क्लोज पाथ है, इसको हम कहते हैं एक लूप है। यहाँ हम इसको कहते हैं एक मैश। लूप और मैश दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों का वर्ड एक ही है। दूसरा लूप कौन सा है? दूसरा लूप ये जो है स्टार्ट हो रहा है यहां से लेकर, ये ज्यादा 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 इसके अंदर ये सारे डिवाइसेस लगेंगे, दूसरा लूप हो गया। ठीक है। तो अब हम मैश एनालिसिस के अंदर लूप्स को और मैश को कंसीडर करते हैं, मैश और लूप एक ही बात है। और हम करते क्या है, एक और लूप भी हो सकता है क्लोज पाथ। वो क्या हो सकता है भाई, यहां से स्टार्ट करें, गो ऑल द वे अराउंड द पेरीमीटर आउटर बाउंड्री, और फिर दोबारा से यहाँ पे एंड कर दें। सो दैट मीन्स दैट यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट स्टार्टिंग एरो, एंड देन दिस एंडिंग एरो। तो ये लूप कंप्लीट हो गया। लेकिन ये लूप की डेफिनेशन एक और मैं बताता हूं आपको, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स। वन इज द इंडिपेंडेंट लूप, द अदर इज द डिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट लूप। डिपेंडेंट नहीं है बट इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है अगर वो लूप, तो फिर इससे इक्वेशन नहीं बन सकेगी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, व्हाट आई से, आई टेल यू कि इंडिपेंडेंट लूप क्या होता है, जिससे इक्वेशन बन सके और रिपीटेटिव इक्वेशन ना हो। तो ये एक लूप है, इसको बनाया मैंने, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया, थोड़ा सा लूप की शक्ल ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं यहाँ से, और इसके अंदर एरो डाल देते हैं कि ये लूप इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से हम इसको पार्सिंग करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे वो, और इसके बीच में हम लिख देते हैं I1। इसी तरीके से हमने ये दूसरा लूप बनाया, ऐसे नहीं बनाते, ये थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये दूसरा लूप बनाया, और इसके ऊपर ये एरो बना दिया जस्ट टू शो कि ये इस डायरेक्शन जाएगा, और इसके ऊपर लिख देते हैं I2। I2 लिख देते हैं। अच्छा, अब तीसरा लूप जो है ये वाला, ये यहां से यूं करके यूं बन सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी नया डिवाइस नहीं होगा, कोई भी नया एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कि देयर विल बी नो अदर अदर कंपोनेंट विच इज ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड इन द लूप्स। जो पहले से लूप में नहीं आया वो इसमें से कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है। देखें, ये सारे कंपोनेंट्स पहले I2 में आ गए, लूप 2 में आ गए, और ये सारे कंपोनेंट्स लूप 1 में आ गए। ये दो जो बीच के जो जो कंपोनेंट्स हैं, वो पहले ही लूप 1 और लूप 2 में रिपीट हो चुके हैं। अच्छा, लेट मी सी द मीटिंग। काफी सारे लोग थे जो वेट कर रहे थे। एनीवे, डियर ऑल, आई एम जस्ट सॉरी जस्ट टू मेक यू वेट फॉर लॉन्गर टाइम। मैं आई वाज जस्ट इन्वॉल्व इन द लेक्चर। अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंट लूप जो है नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नया डिवाइस नहीं है। इसके बारे में कोई एक आध बंदा बता दे कि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इंडिपेंडेंट लूप एंड द डिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट लूप्स। जी सर, आ गई है समझ। अच्छा, सही है। अच्छा देखिए बेटा, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग इन अ ओपन लूप काइंड ऑफ मोड वेयर आई जस्ट डोंट हैव ऑल ऑफ यू इन माय फ्रंट। एक आध से बात कर सकते हैं और आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि किसी चीज़ को ऐसे ही बेकार में खींचता चला जाऊं और आप लोग पहले ही बोर हो रहे हो कि भाई ये तो समझ में आ गई, तो आप मुझे बीच में इंटरप्ट करें, सर ये बात समझ में आ गई है, गो फॉरवर्ड। मैं इस पर बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं आई विल जस्ट फील हैप्पी कि मुझे थोड़ा कम बोलना पड़ेगा, रमज़ान के दिन है, आपको मालूम है। अच्छा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं हम। अब मेरे पास वो सॉल्व एग्जांपल है, बिल्कुल इसी स्टेज पे मैं आपको, यहाँ से मैंने ये बना दिया अपने हाथ से, दो करंट लूप्स, दो करंट्स बना दिए, लूप करंट्स। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे केवीएल। अप्लाई केवीएल ऑन मैश 1। तो ये मैश 1 वो है जो I1 है। तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नेगेटिव ऑफ द 15 वोल्ट सप्लाई। अब आपको लूप, मैंने काफी बार आप लोगों से अप्लाई करवाया, तो आप मुझे लूप अप्लाई करवाएं। कोई बोले मुझे यहाँ से क्या लिखना शुरू करूं, बल्कि लिखा हुआ ही है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अबे दिस पॉइंट। अवे नहीं, नहीं, अवे, अवे और टुवर्ड्स इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगे। दीज आर नॉट द वर्ड्स फॉर द मैश एनालिसिस। बस ये हम करें, हम अच्छा। वी आर जस्ट अप्लाइंग अराउंड द लूप, वी आर जो गोइंग अराउंड द लूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो here ठीक है the सर। word is clockwise direction. तो clockwise direction में जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सर दिस पॉइंट। क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लूप अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी साइन लिखेंगे? जो सामने सबसे पहली साइन टकराएगी उसको लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया जी -15। सर। माइनस। अच्छा अच्छा -15। अच्छा जहां से करंट एंटर होता है ना, अच्छा वोल्टेजेस लिखने हैं इसमें हमने। तो जो वोल्टेज सप्लाई है उसको तो हमने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि वो वोल्टेज थे। और जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस होंगे वो आएंगे ओम्स लॉ के थ्रू। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि ये I1 यहाँ से पास कर रहा है। तो यहाँ से I1 का पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा इस वाले डब्बे में, और यहाँ पे नेगेटिव होगा। रीजन बीइंग कि जहां से करंट एंटर होता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इधर से हम लिखेंगे 5I, क्योंकि इसके अंदर से करंट जो गुजर रहा है वो I1 गुजर रहा है, और इसकी रेजिस्टर की वैल्यू है 5, तो ओम्स लॉ के जरिए से हो गया 5I1। अच्छा अब ये जो लूप नीचे जा रहा है, तो इसके अंदर से ये जरा टेक्निकल पॉइंट है, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर, कि व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर हियर। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ से करंट कौन सा गुजरेगा इस एरो इस डायरेक्शन में? जी बेटा, कौन सा करंट गुजरेगा इसमें से? I1 तो डेफिनेटली गुजर रहा है, लेकिन एक अपोजिट करंट I2 भी इसी में से गुजर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन दूसरी है। तो ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ रही है, ये वाली टर्म? ये जब मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ तो आप लोगों को भी हाईलाइट हो सर जाता है? ये थोड़ा बताएं सर, ये 10I1 - I2 का सर। यस सर, हाईलाइट हो हाँ रहा है। अच्छा, हाईलाइट हो रहा है। देखें, आप मुझे ये बताएं कि मैं इस वक्त जा रहा कौन सी डायरेक्शन में हूँ? I1 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना। तो जी सर। मुझे इसी डायरेक्शन में करंट चाहिए। तो अब मुझसे हाल लें कि एक रोड है, उसके ऊपर 3 गाड़ियां जा रही हैं यूनिवर्सिटी से कयूमाबाद की तरफ, और 2 गाड़ियां आ रही हैं कयूमाबाद से यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अब मुझे नेट गाड़ियां बताएं जो यूनिवर्सिटी से कयूमाबाद की तरफ जा रही है, नेट गाड़ियां बताएं। 3 जा रही है यहाँ से कयूमाबाद, और 2 आ रही है वहां से, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? सर I1 - I2। I1 वन माइनस आई होगा टू सर। 1 होगा। तो अगर मुझे डायरेक्शन में ये बतानी है कि कितनी गाड़ियां जा रही हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी से करीमाबाद की तरफ, नेट गाड़ियां, यानी वो वहां से जो वापस आ रही हैं उसको माइनस कर दें, तो 1 होगी। सही है ना? जी सर। तो इट विल बी 3 - 2, नॉट 2 - 3, क्योंकि मैं जो इस वक्त जो डायरेक्शन में जो चल रहा हूँ ना, आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से बताएं कि कितनी गाड़ियां जा रही हैं, तो वो आएगी 3 - 2, क्योंकि यूनिवर्सिटी से 3 जा रही हैं। इसी तरीके से ये वाली मिसाल है कि I1 इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड राइट नाउ, या क्लॉकवाइज, ये डाउनवर्ड्स का मतलब है कि इस साइड पे तो डाउनवर्ड्स हो गया ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की वजह से। तो ये I1 इस वक्त गोइंग डाउनवर्ड्स, एंड आई एम ट्रेवर्सिंग दिस लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so that means I am just traversing the loop in the I1 direction, so the current will be I1 minus I2। ये मुझे बात बताएं कि कितने लोगों को समझ में आ गई? सर आगे समझ। जी सर समझ आई। वेरी गुड। ये तो कन्वेंशनल क्लास में भी काफी लोग काफी टाइम ले लेते हैं। अच्छा चलें, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे दूसरी एक वोल्टेज सप्लाई आ गई, और उसका कौन सा मुझे टर्मिनल मिला है, प्लस या माइनस? सर माइनस। हाँ, प्लस प्लस सर। यहाँ से प्लस मिला है ना। जब मैं ऊपर से आ रहा हूँ तो मुझे कौन सा टर्मिनल टकराएगा पहले? जी सर। प्लस। पॉजिटिव। तो प्लस लिख लिया मैंने 10 वोल्ट, और इक्वल टू 0 बिकॉज आई एम अगेन ऑन द सेम पॉइंट वेयर आई हैड स्टार्टेड। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। इसका मतलब है कि लूप कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छा ये इक्वेशन हो गई, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, ये -15 यहाँ पे, और -15 लिखें इसको। सर क्या? -15। अच्छा -15 कहाँ से आएगा? ये -15 यहाँ पर है, और ये 10 वोल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो गया? -5। दूसरी साइड पे जाकर ये -5। +15 हो गया, +15 हो गया जी दूसरी सर। साइड पे जाके, क्योंकि क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिसमें कैलकुलेटर में जा सके। अच्छा ये 5I1 है, यहाँ पे 10I1 है, 15I1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 10I2 है माइनस में, तो ये हो गया -10I2। अगर आप चाहें इसको तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम यहीं दे दें, और अगर चाहें तो इसको इस वाली फॉर्म में लेके आ जाएं, और लाने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि आपको अचानक से जरूरत नजर नहीं आएगा कि ये सिंप्लीफाई हो सकती है, जरूरत भी नहीं है, कैलकुलेटर आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगेन देन आई जस्ट अप्लाई दिस KVL हियर, ये जो पॉइंट है KVL ऑन लूप 2। अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो -10 आया, छोटी स्क्रीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एक साथ नजर आ जाए।
तो यहां से -10 आया। एक मिनट ठहरिएगा। अब लूप 2 पे हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन। तो यहां से -10 आया। अब मैं जा रहा हूँ I2 की डायरेक्शन में, तो मैं इसका मतलब है कि I2 - I1 लूंगा और मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि रेजिस्टेंस 10 है तो ये हो गई वाली 10 I2 - I1, क्योंकि नाउ वी आर जस्ट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ I2। 6 इस वाली जो 6 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें से भी I2 गुजर रहा है, तो 6I2 और ये प्लस मैंने बताया था कि जहां से करंट एंटर होता है वो प्लस होता है, इसलिए प्लस। और यहाँ से अगेन 4 ओम्स की रेजिस्टेंस के अंदर से I2 एंटर हो रहा है, तो 4I2 और मैं वापस से उसी पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था। तो दिस मेक्स अप योर इक्वेशन। बताएं कितने लोग बताएंगे कि भाई ये इक्वेशन आ गई, ये वाली। सर ये दोबारा बता दें प्लीज सर। अच्छा चलें देखें, आप मुझे बताएं कि यहाँ से स्टार्ट करें तो कौन सी साइन आई सबसे पहले? माइनस। माइनस आई। ये वाली साइन जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एरो की डायरेक्शन में माइनस आई, तो -10 लिख लिया। इसके अंदर से इस डायरेक्शन में करंट कितना फ्लो कर रहा है? सर +10। नहीं ना, करंट +10 का है। करंट +10 का है। करंट बताएं, करंट बताइए, एरो का करंट, करंट का बताइए। I2 है या कुछ और है? एक I2 है यहाँ पर, जी सर। एक करंट यहाँ से भी और भी गुजर रहा है I1। I1 तो टोटल करंट कितना हो गया जो I2 की डायरेक्शन में लेना है मुझे? I2 - I1 10। I2 - I1, ये आ गया यहाँ पर I2 - I1। जी सर। अच्छा, इसमें से कितना करंट गुजर रहा है? सर पॉजिटिव का 6। पॉजिटिव का 6, जैसे पॉजिटिव I2, यानी यहाँ पे पॉजिटिव करंट क्यों आएगा? क्योंकि I2 एंटर हो जी रहा है, सर। यहाँ से I2 एंटर हो रहा है, तो ये आ गया ये वाला, ये टर्म आ गई। अच्छा, अब यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है, कितना एंटर हो रहा है इसमें से? I2, तो ये 4I2 हो गई, क्योंकि 4 का वोल्टेज लिखना है 4I2। सही है इसमें सर। क्योंकि हमें इसको लिखना है, वोल्टेज लिखना है, तो इसका मतलब है कि ओम्स लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये 10 था माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10I2 था, यहाँ पे 6I2 था, यहाँ पे 4I2 था, तो ये I2 लिख दिया 20I2। अच्छा, यहाँ पे 10I1 सिर्फ एक ही टर्म थी, -10I1, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो यहाँ से आ गया 10I1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 10 को उड़ा दें कॉमन लेकर, तो भी हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट ये वाली क्वेश्चन डालें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें और डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन डालें। कैलकुलेटर डाली तो I1 आ गया 1 एम्पियर और I2 आ गया 2 एम्पियर। दिस इज योर आंसर्स फॉर दिस सर्किट, कि ये I1 आ गया 1 एम्पियर और I2 आ गया 2 एम्पियर, और I2 आ गया 1 एम्पियर। तो आप मुझे बताएं कि आप कितने लोगों को समझ में आ गई बात? जी सर समझ आ गया सर। अच्छा अच्छा, जिन लोगों को समझ में आ गई मुझे वो ये भी बता सकेंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ब्रांच? ये वाली ब्रांच के अंदर से कितना करंट पास हो रहा होगा? सर टोटल होगा I1 I2 का। हाँ तो कितना टोटल है होगा। बताएं? हाँ बताएं कितना है, बताएं कितना है, वैल्यू बताएं। लुकिंग सर एट द वो वैल्यू आंसर्स, लुकिंग एट द आंसर्स। 3 एम्पेयर। 3 एम्पियर कैसे होगा, कहाँ से होगा? देखिए I1 1 सर एम्पियर है, I2 भी 1 एम्पियर है, तो 3 कहाँ से आ सकते हैं इन दोनों का सम या 7 सब्ट्रैक्शन? सही सर 2 एम्पेयर। हाँ सर नजर नहीं आ रहा सर वो। ये रहा देखे ना, ये देखिए 1 एम्पियर है। सर 1 यस सर। एम्पेयर है सर दोनों का। हाँ दोनों का 1 एम्पियर है। 2 तो एम्पेयर हो गया दोनों का। यहाँ पे कितना गुजरेगा? ये मैंने बड़ा इसलिए किया ताकि मोबाइल वालों को हेल्प हो जाए। यहाँ पे कितना गुजरेगा इस डायरेक्शन में, कहूँ ये ऊपर या नीचे, 2 कितना एम्पेयर। गुजरेगा? देखिए I1 भी 1 है, I2 भी 1 है, तो कितना गुजरेगा? 1 एम्पेयर। जीरो। जीरो, ये किसने कहा है जीरो?
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। जी तो सर। इसका मतलब है कि I1 माइनस I2 इज 0। ये बात वाज़ेह हो गई। चलें अब आगे चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। दिस इज अगेन वन मोर प्रॉब्लम जो कि हम नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होगी इसको सॉल्व करने में। रीजन बीइंग कि ये रेजिस्टेंसेस जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं, फिर ये दो नोड्स हैं जो कि नॉन रेफरेंस नोड्स हैं, ये भी दो नोड्स हैं, दो नॉन रेफरेंस नोड्स हैं। मतलब ये रेफरेंस नोड है ना, तो बीच में ये डिवाइस भी लगी हुई है, तो ये नॉन रेफरेंस नोड हो गई, ये भी नॉन रेफरेंस नोड हो गई, बीच में सप्लाई लगी हुई है, तो यहाँ पर भी सुपर नोड लेनी पड़ेगी, यहाँ पर भी सुपर नोड लेनी पड़ेगी। तो बड़ा प्रॉब्लम होगा इसके अंदर नोडल एनालिसिस से। मैं आपको यहाँ पे दिखाया है मैंने कि नोडल एनालिसिस से अगर सर इसको ये सॉल्व वैसे करने की मैश लूप वाला इजी है हाँ, उससे। लूप वाला जो है ना, कहीं पर आसान हो सकता है, कहीं मुश्किल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं पर आसान होगा, कहीं पर मुश्किल होगा लूप वाला, लेकिन यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस बोथ ऑफ देम। और जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर बंदे को पता लग जाता है कि कौन सा इस वक्त आसान लगेगा। सही है। अब मैं आपको दूसरी को एग्जांपल में ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि अगर ये एक सर्किट है, अब इसके अंदर लूप्स कितने हैं, समझ आ रहा है सर्किट? अब इसके अंदर लूप्स कितने हैं मुझे बताएं। एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप। अगर आप इसको लूप से सॉल्व करना चाहें तो कितने लूप्स हैं? चार लूप्स हैं। यहाँ पे एक और रजिस्टर भी ऐड कर लो। चार लूप्स हैं तो चार इक्वेशन बनेगी। कैलकुलेटर तो चार चार इक्वेशन सॉल्व करके भी नहीं देता, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर नोट देखें तो कितनी है, नोट्स कितनी है? एक नोट ये रही, एक नोट ये रही। इस नोट का वोल्टेज ऑलरेडी मालूम है क्योंकि ये लेट से कि ये 9 वोल्ट है, तो ये V1 हो गया इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो सॉल्व करने की कितनी नोट की इक्वेशन सॉल्व करनी रह गई? V2 की सिर्फ रह गई, तो ये V2 की इक्वेशन हो गई, सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व की। दूसरे केस के अंदर चार इक्वेशन चाहिए थी, लूप में यहाँ पे जो है एक हो गई। तो इट जस्ट डिपेंड्स के फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन के विच क्वेश्चन विल टेक लेस एफर्ट ऑफ योर्स। अच्छा चलिए अभी एक और सवाल है, फिर क्लास हम एंड करते हैं। तो लूप से हम ऐड करते हैं। तो ये मैंने सर्किट को दोबारा ड्रॉ किया है, यहाँ पे सेम सर्किट है और दोबारा ड्रॉ किया है ताकि I1 और I2 को मैं ड्रॉ कर सकूं। अब मुझे यहाँ पे लूप अप्लाई करना शुरू करें। KVL ऑन मैश 1। तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I1 की डायरेक्शन में। तो आप मुझे जरा लिखवाएंगे कितनी हो गई? -20 समझ में आ गया? जल्दी से बोले, समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, जी आ sir. गया। जी सर आ गई समझ। अच्छा सही है। ये रजिस्टर है 2, तो 2I1 हो गया। जी सर 2I1 हो गया। अच्छा अब ये जो रजिस्टर है जो दोनों नोड के अंदर कॉमन है, इसके अंदर I1 भी गुजर रहा है, I2 भी गुजर रहा है। तो इस 12 जी ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजरेगा I1 की डायरेक्शन में? I1 minus I2. समझ में आ गया? I1 मैंने। जी वेरी सर। गुड वेरी गुड। अच्छा इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में क्या करंट गुजरेगा? सर I1। I1 तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ से आएगा ना करंट, तो इस डायरेक्शन हाँ में जी आएगा। सर। तो ये जो करंट, इसको जो हम ट्रेवर्स करेंगे इस लूप को और KVL अप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे साइन पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव होंगे। दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव हियर। तो ये इक्वेशन हो गई। सिंप्लीफाई कर लिया इसको। देखें ये 45 था यहाँ पर माइनस में, तो इसको पॉजिटिव करके दूसरी साइड पे ले गए। 2I1 और 12I1 और 4I1, 18I1 हो गया। 16I1 हो गया। 18I1 16 नहीं सॉरी नहीं 18। 18I1 18I1 और ये 12 के साथ I2 है, माइनस का 12 -12 I2 हो गया। ये इक्वेशन का नाम दे दिया इसका नंबर 1। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई KVL ऑन मैश 2, लूप 2। ये लूप 2 में। तो इधर से स्टार्ट जी। करते हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से I2 की डायरेक्शन में जाएं तो क्या करंट लिखेंगे 12 के साथ? 12/2 12I2 माइनस I1 होगा। वेरी गुड। इधर ये डिस्टेंस जो है 9 की थी, तो 9I2 हो 9 गया यहाँ पर। 9I2 हो जाएगा। अब ये 30 प्लस आएगा, नेगेटिव आएगा? सर Positive पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड, बहुत तेजी से पिक कर रहे हैं आप। पॉजिटिव का ही 3I2 आ जाएगा। 3I2 करंट आएगा। I2 का। ये इक्वेशन आ गई, खत्म हो गई, इसी पॉइंट पर आ गए। हमने इसी पॉइंट पे स्टार्ट किया था।
और जी सर। यहाँ से आपने 3i2 जब लिख दिया तो वापस इस पॉइंट पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 12i2 आ गया जी सर। और एक आ गया पॉजिटिव का 12i2, फिर 9i2 आ गया और 3i2 आ गया, तो दैट मीन्स 24i2 हो गया। जी i1 में सिर्फ एक है -12i1, ये 30 प्लस है तो माइनस करके दूसरी तरफ चला गया। इसको सॉल्व किया तो i1 जब हमने कैलकुलेटर में डाला तो i1 हो गया 2.5 और i2 हो गया 0, 2.5 और ये आंसर जी। आया है, कैलकुलेटर ने i2 0 दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे i2 0 गुजरेगा, यहाँ पे ये वाला i2 0 करंट होगा, 0 होगा सर। i2 का करंट 0 होगा। जी ठीक हो गया। जी तो सर सर। आंसर शो अब करेंगे सर आप? ये रहे आंसर्स। अगर ओके आप लोग सर। कैलकुलेटर में डालना चाहें अभी 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 डालें इसको 2 मिनट के अंदर, तो आपको आंसर ये कॉपी कर देंगे। और मैंने डाल के देखा है, आई एम जस्ट श्योर, वेरी श्योर कि ये आंसर सही है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, तो अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा 10 मिनट, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, या शायद ऐसा है कि नहीं बताता हूँ। आप पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जी अदरवाइज सर। मे बी यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट कि यार ये क्या है, पहले ही सही से समझ में नहीं आया था, ये नई चीज़ आ गई। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, समझ में आए ना आए या कोई बात नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, एक क्विक मेथड है लिखने का इक्वेशंस, एक क्विक मेथड है। अभी तो हमने ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी ना, ये पूरा पूरा लिखा हमने और ये ब्रैकेट्स भी लगाए सारे। इससे भी आसान तरीका है लिखने का। करें क्या कि लूप जब करंट डिसाइड कर लिया ना आपने, तो इसके अंदर जितनी रेजिस्टेंसेस लगी हुई है उसको ऐड कर लें। 5 और 10 कितनी हो गई? 15। 15। तो आपने कहा कि इसको नहीं लिखना मुझे, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखनी ही नहीं है, ये वाली डायरेक्ट लिखे 15i1, सही है सर। सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये जो करंट लूप है, ये वाला लूप, कोई और करंट भी किसी और लूप के साथ भी कोई शेयरिंग कर रहा है कुछ पार्ट्स? जी सर। ये कर रहा है, i2 के साथ शेयर कर रहा है। कौन सी रेजिस्टेंस शेयर कर जी रही है? सर I2 कौन सी सर रेजिस्टेंस शेयर कर माइनस रही सर। है? 10। तो वो जो शेयरिंग कर रही है ना, उसको आप लिखते हैं शेयरिंग को, शेयरिंग वाले को माइनस के साथ लिख दें, दूसरे करंट के साथ, सही। -10i2 हो गया। सही है। और इसके अंदर जो पावर सप्लाईज का जो एडिशन है वो आ गया -15 यहाँ से 10, तो -15 + 10 5 हो गया माइनस का, तो माइनस इस तरफ होगा तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड जी फॉर्म में फर्स्ट स्टेप के अंदर इक्वेशन आ गई, फर्स्ट स्टेप में आ गई डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, मैं दिखाता नहीं हूँ लेकिन हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन। ये i2 के साथ जो जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, इसकी रेजिस्टेंस सारी ऐड कर लें तो कितनी बन गई? 10। नहीं नहीं, i2 के साथ सारी, ये सारी रेजिस्टेंसेज जो इस लूप के अंदर आ रही है, 6 + 4 + 10 कितनी हो गई? 20। 20i2। तो डायरेक्ट लिखें 20i2, जी सर। 20i2 डायरेक्ट लिखें। और ये लूप जो है शेयरिंग किसके साथ कर रहा है? i1 के साथ। रेजिस्टेंस कौन सी है? I1 के साथ तो -10i1 लिखें 10 डायरेक्ट की। यहाँ पे, जी सर -10i1 डायरेक्ट। -10 I1। और ये जो यहाँ पे -10 आ रहा था ना इस इक्वेशन की उल्टी साइड पे, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे 10 आ जाएगा। जी सर। तो ये क्विक मेथड हो गया। जी अच्छा चलें, अब दूसरे वाले प्रॉब्लम के अंदर क्विक मेथड अप्लाई करते हैं। ये सवाल है, दूसरा वाला सवाल था, i1 के साथ कितनी रेजिस्टेंसेज हैं? डायरेक्ट लिखें, 2 + 12 14, ये जी वाली सर। और ये वाली और ये वाली, और इसके साथ +4, तो कितनी हो गई? 18। 18i1। तो डायरेक्ट लिखें 18i1। 18 है और ये शेयरिंग कौन सी हो रही है बीच में? 12। सर। I1 12। माइनस है तो 12 को 12 i2 की। के साथ, i2 के साथ शेयरिंग हो रही है 12, तो माइनस जी के साथ सर। 12 लिख लें, -12i2। सही है। पावर सप्लाई कितनी लगी हुई है? -45 पे, तो दूसरी साइड पे 45 हो गया। यानी ये वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ी ही नहीं, आराम से इक्वेशन आपने डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में लिख ली। इसी तरीके से इसमें जाएं, इसके अंदर रेजिस्टेंसेस कितनी लगी हुई है जरा मुझे बताएं? 12 + 4। 3 जी 15, सर 15 + 15। 9 15 + 9 24। 24। 24। डायरेक्ट लिखें 24 यहाँ पे, जी 24i2। सर। और ये इसके साथ शेयरिंग कौन सी हो रही है i1 के साथ? 12, तो -12i1 12 की। डायरेक्ट लिख लिया, -12i1 डायरेक्ट लिख जी लिया। सर। ये यहाँ पर +30 आया था इसको ट्रेवर्स करते हुए इक्वेशन की उल्टी साइड पे, तो दूसरी साइड पे क्या लिख जी लेंगे? -30, माइनस का। -30। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट आ गई दो, ये दो इक्वेशन डायरेक्ट आ गई, दोनों के नाम लिखे 1 और 2 और कैलकुलेटर में डाला
और आंसर निकाला। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल। और मैं आप लोगों से खास एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखें, आपको जो समझ में ना आ रहा हो ना, तो आप प्लीज़ बी वेरी फ्रैंक और मुझे डायरेक्ट बताएं, बिकॉज माई इंटेंशन इज जस्ट टू टीच यू समथिंग। अगर आप कुछ लेके नहीं जा रहे और आप खाली बैठे हुए हैं ना, तो दैट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पज़। तो ये जो है ना ठीक है हमारा सर। जो मोड ऑफ टीचिंग है, इसके अंदर थोड़ा सा मसला ये है कि आवाज़ हमारी चली जाती है और हम जो बोल रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे जो जज्बात होते हैं ना, कैफियत, सेंटिमेंट्स, वो नहीं जा रहे होते। तो दैट क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन गैप। तो अगर इस तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा हो, तो बी वेरी फ्रैंक एंड जस्ट से इट अलाउड, और हम इसको फिर जो है ना टैकल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक तो रिक्वेस्ट ये थी कोर्स के हिसाब से। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट थी कि भाई दुआओं का बहुत ज़्यादा एहतमाम हो, नमाजों की पाबंदी हो, फ़र्ज़ रोज़े है। सारी ज़िंदगी अगर बंदा रोज़े रखे ना, तो फ़र्ज़ रोज़े के बराबर नहीं, सारी ज़िंदगी अगर नफल पढ़े तो एक फ़र्ज़ के बराबर नहीं हो सकता। तो ये बहुत कीमती वक्त है, 70 एक का 70 गुना मिल रहा है, नफल का फ़र्ज़ के बराबर मिल रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करेंगे, ना रोज़ा छूटे ना नमाज छूटे। और मर्दों के लिए तो नमाज मस्जिद के अंदर है, तो कोई नमाज हमारी मस्जिद के अलावा ना हो, और फजर के अंदर भी हम मस्जिद के अंदर जाने वाले हों। और भाई ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी के पलटने का सबब हो, और हम जो है ना 12 महीने फजर की नमाज को मस्जिद के अंदर अदा करने वाले बन जाएं। इसका जज्बा हम अल्लाह से मांगें, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे लिए जो है ना बहुत आमीन आमीन सर। सही है। ठीक है। ओहो, ये तो बेचारे जो है ना यहाँ पे मौजूद थे और मैंने इनको इन ही नहीं किया। आप ही बता देते कम से कम भाई। चलें, अब तो ये ओहो, इन भी नहीं हो रहे, क्या हो रहा है? मैं देखें, क्लिक कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। कितने सारे थे, एक से ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इसको डाउन करता हूँ, फिर इसको अप करता हूँ। नहीं हो रहा, अब भी नहीं हो रहा। चलें, ये हमारी मीटिंग ऐड हो गई है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, और फिर जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग अपडेट भेजता हूँ। अल्लाह करे रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि सिस्टम इज़ काइंड ऑफ। चलें, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस का मसला ये है कि आप लोग 14 मौजूद हैं। अब अटेंडेंस लगाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से अटेंडेंस लगाएंगे।